ईरान क्या अमेरिका को तो लगता नहीं कि कतई भी वो अपना यूरेनियम सौंपेगा। क्या आपको लग रहा है कि न्यूट्रल रशिया या चाइना जैसी कंट्री को आईएए की निगरानी में वो दे देगा? नहीं तो फिर वो बताइए ना कि वो तो कोई मुद्दा नहीं था ना। असली मुद्दा तो आप ईरान को खत्म करना चाहते थे। तो अब अपनी इज्जत बताने के लिए मैं तो न्यूक्लियर के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि पता है कि वो एग्रीमेंट तो पहले हो ही चुका था। और ईरान का आईआरजीसी कह रहा साहब हम तो लड़ने को तैयार है, लड़ाओ इनको अच्छी तरह से 5-6 महीने। अगर तीसरी बार फिर से लड़ाई हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि न्यूक का इस्तेमाल, परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका करेगा खींच में और ट्रंप ऐसा फैसला दे देंगे? इस वक्त 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, शामिल रूस, शामिल चीन। और रूस के पास 6000 वॉरहेड हैं, आपके पास 5000। चीन ने भी अपने जहाज वहां पे भेज दिए हैं, ठीक है। मिलिट्री 2 डिस्ट्रॉयर्स आ गए हैं अच्छे खासे, एक वो आया है। डेस्परेट एक्ट, लास्ट डेस्परेट एक्ट, न्यूक्लियर टेस्ट करके अब साहब मैं तेल अवीव ठोक दूंगा, करो तुम जरा। और अगर उसकी मदद कर दे नॉर्थ कोरिया फिर, और वो मिसाइल भी दे दे अमेरिका तक पहुंचने के लिए, आईसीबीएम फिर, और इसके लिए वी कैन ओनली कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये देखिए मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ कि भाई शांति हो। मैं भी ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल युद्ध किस दिशा की तरफ जा रहा है, कहां आगे बढ़ रहा है? सीज फायर डील या फिर एक बार और युद्ध के आसार? सवाल ईरान युद्ध को लेकर कई सारे हैं। आज सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर का। आज नवभारत टाइम्स पर वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ईरान क्या अमेरिका को तो लगता नहीं कि कतई भी वो अपना यूरेनियम सौंपेगा। क्या आपको लग रहा है कि न्यूट्रल रशिया या चाइना जैसी कंट्री को आईएए की निगरानी में वो दे देगा? देखिए अटकलें आई थी कि जब फरवरी 28 के पहले ये नेगोशिएट कर रहे थे, ईरान एग्री कर गया था कि मैं दूंगा, कि मैं दे दूंगा साहब, मैं रूस को दे दूंगा अपना ये सारा एनरिच्ड वो कतर में कहे भी दिया गया था। वो तो फिर भी आपने बॉम्बिंग करी है। नहीं तो फिर वो बताइए ना कि वो तो कोई मुद्दा नहीं था ना। असली मुद्दा तो आप ईरान को खत्म करना चाहते थे, नहीं कर पाए। रिजीम चेंज करना चाहते थे, नहीं कर। तो अब अपनी इज्जत बताने के लिए मैं तो न्यूक्लियर के ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि पता है कि वो एग्रीमेंट तो पहले हो ही चुका था। लेकिन अब साहब ईरान को भी ये देखना है कि उसको अपनी आवाम को फेस करना है ना। तुम लड़े किस लिए? उसकी भी तो इज्जत आबरू है, उसको भी तो जवाबदेही देनी है ईरान की जनता को, जो कि आक्रोश में भरी। और ईरान का आईआरजीसी कह रहा साहब हम तो लड़ने को तैयार है, लड़ाओ इनको अच्छी तरह से 5-6 महीने। हमारी बर्बादी तो तय है, हो ही चुकी है। अब रह क्या गया? अब रह क्या गया? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। तो ठीक है, सम्मान बचा है, उसके लिए लड़ेंगे। इसको बोलते हैं द स्ट्रक्चरल ट्रैप सिंड्रोम, कि आप उसको लाइफ एंड डेथ ट्रैप में ले आए। करता क्या ना मरता। तो जब वो कहता मरना है ही तो यार इनको मार के मरे, इनको मार के मरे। ये फिलॉसफी आप ईरान में ऊपर ला रहे हैं पीस टॉक के ड्रामे के साथ। अब इट इज अ टॉस अप कि ये पीस टॉक 2 बार पहले तोड़ चुके हैं, अपनी अल्फाज देके कि बातचीत करें, बातचीत के बीच हमले किए हैं। तीसरी बार भी ये पैटर्न फॉलो कर दे तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी एज ए मिलिट्री ऑब्जर्वर। जिसे ने बोला दुआ हम सब कर रहे हैं कि इसको सन्मति मिले, ये लड़ाई खत्म करे। अगर तीसरी बार फिर से लड़ाई हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि न्यूक का इस्तेमाल, परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका करेगा खींच में और ट्रंप ऐसा फैसला दे देंगे? नहीं, परमाणु बम का इस्तेमाल ये तो बहुत पहले कर दिए होते। अगर ये जापान जैसे सोल न्यूक्लियर पावर थे वर्ल्ड वॉर 2 में। इस वक्त 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, शामिल रूस, शामिल चीन। और रूस के पास 6000 वॉरहेड हैं, आपके पास 5000। ठीक है। अरे सर, रूस और चीन जब अभी बीच में नहीं आ रहे, पीछे से लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे आपको लग रहा है कि आ जाएंगे वो? देखिए रूस और चीन की रेड लाइन है कि हम ईरान को तबाह नहीं होने देंगे। कि एज अ देश ये मिटा दे। तो उनकी भी तो कन्नी कटती है पूरी दुनिया के सामने कि तुमने किया क्या, सिवाय ऐसे ऐसे करने के। किस वर्ग की और मैं दे रहा हूं संकेत, लेकिन उनकी भी तो अभी इज्जत आबरू अटकी है। और ये जो ब्लॉकेड लगाया है,
इसमें बहुत पोटेंशियल है चीन के साथ झड़प की। आप एक जहाज बोर्ड कर दो या एक जहाज को रोक लो या इंपाउंड कर दो, फिर देखो तमाशा। चीन ने भी अपने जहाज वहां पे भेज दिए हैं, ठीक है, मिलिट्री 2 डिस्ट्रॉयर्स आ गए हैं अच्छे खासे, एक वो आया है, बट मैं नहीं समझता चीन इधर लड़ेगा। बेस्ट स्ट्रेटजी चीन की है वो लड़े ताइवान के ऊपर चढ़ जाए, इसका फायदा उठा के ताइवान पे चढ़ जाए, साउथ चाइना सी पे चढ़ जाए और मजबूर करे इनको एक और थिएटर में आके लड़ने का। 3 थिएटर में लड़ो, यूक्रेन में भी हथियार भेज रहे हो, यहाँ भी हथियार भेज रहे हो, यहाँ खुद लड़ रहे हो, हथियारों का जम के एक्सपेंडिचर हो रहा है, और फिर जाके अब तीसरी लड़ाई वो शुरू कर दे तो फिर तो आप तो गए, अमेरिका तो गया। तो आपका ये कहना हुआ कि न्यूक का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा क्योंकि आज की तारीख में उसे डर है कि ऐसा उसने कर दिया और भी तो है, तो फिर औरों के पास भी है, औरों के पास भी है, फिर औरों खुली के वॉर पास हो भी जाएगी। है। और जिस दिन आप ये करेंगे, एनरिच यूरेनियम अभी तक सब ईरान के पास है, वो डर्टी बॉम्ब बना दे और 12-13 इजराइल में ठोक दे अपने मिसाइल्स के साथ, गल्फ देशों में ठोक दे, फिर देखो। थोड़ा डर्टी बम को हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करें। 90% अगर आप एनरिच कर देते हैं तो पूर्ण तरह से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। अभी 60% से ज्यादा बना चुके हैं, तो डर्टी बॉम्ब आप बना सकते रेडियो एक्टिव है भाई। हाँ, आप उसको नॉर्मल एक्सप्लोजिव में मिक्स कर दो और वो बॉम्ब फोड़ दो तो सब जगह रेडियोधर्मी, अच्छा, रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी, वो पूरा इलाके में रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। तो वो कितना, मतलब वो कितना असर डाल सकता है? एज बैड एज ऑलमोस्ट की ब्लास्ट उतनी पावरफुल नहीं है जितना न्यूक्लियर बॉम्ब की होती है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का जो वर्स्ट जो चीज होती है वो रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है, ठीक है ना, रेडिएशन फैल जाती है, कैंसर होते हैं, कई सालों तक इसका असर रहता है। आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, अभी भी कैंसर से जूझ रही है दुनिया, डिसफिगर्ड बेबी पैदा होते हैं, वो सब हो जाएगा। वो तो वो कर ही सकता है, वो तो अभी उसकी कैपेसिटी है। और जो डेस्परेट जो एक्शन मैं बोल रहा था, एक बंद करेगा बाबल मंदिर, दूसरा वो जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, डेस्परेट एक्ट, लास्ट डेस्परेट एक्ट, न्यूक्लियर टेस्ट करके अब साहब मैं तेल अवीव ठोक दूंगा, करो तुम जरा, इन अ नियर फ्यूचर, वेरी सून। क्यों नहीं कर सकता है भाई? 60% से 90% लाना हफ्ते का काम, हफ्ते का काम बस। और अगर उसकी मदद कर दे नॉर्थ कोरिया फिर, और वो मिसाइल भी दे दे अमेरिका तक पहुंचने के लिए, आईसीबीएम फिर मतलब आप दुनिया को नीडलेसली इज्जत आबरू का सवाल बना के पुश कर रहे हो कि जहां आपको इंडिकेशन दी तुम्हारे चमचे ने, आसिम मुनीर ने, कि साहब बातचीत को राजी हैं, मान गए, मना लिया मैंने, चार्ली बना दिया इनका, ठीक है, तो अब आपने कहा कि मैं जीत गया, ड्रामा शुरू कर दिया है। ड्रामा कर रहे हैं अपनी इलेक्टोरेट के लिए कि मैंने ईरान को पीट दिया, देखो वो आत्मसमर्पण कर रहा है। तो मेरे तो लग रहा है कि जो ये ड्रामा कर रहे हैं, सबसे बड़ा ड्रामा होगा कि अगर ये डील करने गए ईरान में, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में, और ईरान वॉकआउट कर दे, फिर देखो दुनिया के सामने क्या जगहजाई होगी। वो तो पहली जो टॉक्स होनी थी राउंड की, उसमें एक असमंजस की स्थिति थी, सस्पेंस था कि ईरान का डेलीगेशन आएगा कि नहीं आएगा। उधर हवा में जेडी वंस रवाना हो चुके हैं और वो पता नहीं चला कि भाई ड्रामा फिर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप दुनिया का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके साथ बातचीत करे आप उसे कमजोरी का लक्षण समझ रहे हो कि मैं तो इसको दिखाऊंगा कि इसने आत्मसमर्पण किया, तो क्यों करे भाई? वो लड़ा किस लिए था इतना 48 दिन? क्यों लड़ा? आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं लड़ेगा वो भी फिर लड़ जाएगा, आपको कुछ ना कुछ आप उससे बेवकूफी का काम कराएंगे। तो जैसे मैं कह रहा हूं, टू कंक्लूड, काफी लंबी डिस्कशन हो गई, लेकिन टू कंक्लूड, सारी दुनिया दुआ कर रही है कि हे भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सन्मति दे ताकि वो खत्म करें ये तमाशा जो उन्होंने शुरू किया, बेवजह की बर्बादी दुनिया पे ना लाए, ठीक है। लेकिन अगर जैसे उनके शेनैनिगन्स चलते रहे तो फिर साहब ऑल बेट्स आर ऑफ। और ये आदमी टोटली अनरिलायबल है,
अनट्रस्टवर्दी है, इसके शब्दों का कोई, वो बोलते हैं ना, कोई गरिमा होती है कि भाई प्राण जाई बरु वचन न जाई वगैरह, वो लोग अलग हैं। इसके तो शब्दों का कोई भरोसा नहीं, और इसके लिए वी कैन ओनली कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये देखिए, मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ कि भाई शांति हो। मैं भी मैं भी ये चाहता हूं कि दुनिया में शांति हो। दो देश सर, चीन और रूस। रूस वो जिसने एक तरह से कहें कि लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, दावा किया जा रहा है ईरान को, और रशिया ने अपने सैटेलाइट दे दी यहां लोकेशन पता करने के लिए, भैया यहां पर इनका मसाला रखा हुआ है, यहां पर आप जाइए और तबाही मचा दीजिए, है ना। तो फिर ये जितना ज्यादा कमजोर अमेरिका होगा, जितनी लंबी वॉर ये खिंचेगी, तो रूस और चीन के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद, हर कोने से फायदेमंद है। ठीक है साहब, तो वो भी नहीं चाहेंगे रुके, वो भी ईरान को पूरी से पुश करेंगे। रूस का फायदा हो रहा है, रूस के तेल की बिक्री हो रही है, जो कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन आपने लगाए थे खत्म, खल्लास। रूस के ऊपर जो भी सैंक्शन लगाए थे, उसने तो बिलियंस ऑफ डॉलर बना लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फायदा रूस का हुआ है। और चीन को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चीन का तेल रोक रहे हैं। उसको एंटिसिपेशन थी इस प्रॉब्लम की, और उसने साहब वो जो घोस्ट फ्लीट वगैरह है, उससे तेल ईरान का ले लेकर उसने अपना 1.5 बिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल बना दिया। यानी इस वक्त जापान छटपटा रहे हैं, यूके छटपटा रहे हैं, पूरे यूरोप में 6 दिन का वो रह गया है एविएशन फ्यूल, हाथ पैर मार रही है दुनिया। और तभी रूस की, वो अमेरिका की तरफ उन्होंने टैंकर भेजे हैं कि भैया भर दो और हमारी जान बख्शो। लेकिन चीन ने ये सब एंटिसिपेट किया था। दाद देनी चाहिए चीन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, एंटिसिपेट किया और अपना अच्छा खासा स्ट्रेटेजिक, सबसे बड़ा 6 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसके पास इस वक्त चीन के पास है। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट इन टाइम वो भी, उसको भी आगे कुछ करना पड़ेगा। तो उसने पहले से पाइपलाइन बनानी शुरू कर दी थी रूस और चीन के बीच में, और वो पाइपलाइन अजरबैजान, 2 पाइपलाइन है वैसे, एक दूसरी भी है, उसने बनानी शुरू कर दी है। ठीक है, और वो कंप्लीशन जल्दी जल्दी कराएगा, बिकॉज ये ड्रामा देख के जो तेल इसका कम हुआ है वो रूस से ले लेगा। क्योंकि स्ट्रक्चरली अब ईरान भी अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा घर के अंदर ही, इन्होंने, क्योंकि वो पारस फील्ड पे जो अटैक किया है उससे काफी नुकसान हुआ है। एक्सपोर्ट इसको समय लगेगा, कम करना पड़ेगा, और अंदरूनी कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी ईरान को, अपने लोगों को लुक आफ्टर करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्रीज को जिंदा रखना पड़ेगा। 12 साल लगेंगे उसको भी रिकवर करते करते। ये तो जरूर हासिल किया है इन लोगों ने, क्योंकि चोट पहुंचाई है ईरान को, इस दर्जे की चोट कि ईरान सीजेस टू बी अ नेशन स्टेट। बुलशिट, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इस दर्जे तक कि वहां रिजीम की बदली हो जाए, और एक अमेरिकन प्लायबल, अमेरिका का चमचा जो इसने पाल रखा है वहां लॉस एंजलिस में या कहाँ, शाह का बेटा, जिसे कोई दुनिया, रेजा पहलवी है कि वो नाटकबाज को ये यहाँ लाएंगे, वो तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है साहब, उसकी हिम्मत ही नहीं आने की, उसकी हिम्मत दिखा दे वो आके, वहां लोग उसके अस्थि पंजर खोल देंगे। ठीक है, ईरानियन गार्ड बैठा है, ईरान की फौज बैठी है, वो पसीज बैठे हैं, बासजी बैठे हैं, वो इसके चीथड़े उड़ा देंगे। तो ये तो पहुंच नहीं सकता। तो अब देखिए, बात ऐसी है कि हम दुआ करेंगे, टू कंक्लूड, हम दुआ करेंगे कि सन्मति दे भगवान, ये इस शख्स को सन्मति दे, इसकी जो सनकीपना, पागलपने ने दुनिया को इकोनॉमिक तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अभी भी रुक सकता है, डैमेज बहुत हुआ है, और आप आज भी रोक दो तो कम से कम 2-3 क्या 4-5 साल लगेंगे। रास की रिफाइनरी, रास लफान की रिफाइनरी है, जो कि यूएई में है, कतर में सॉरी, जो है, जहां से हमारा 45% गैस आती थी, वो तो 4-5 साल नहीं आएगा ऑनलाइन।
नुकसान तो आप दुनिया का ऐसे किया है कि 4-5 साल भरपाई के लगेंगे। इकोनॉमिक मंदी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकती है, बिगर देन द 1928 ग्रेट डिप्रेशन अच्छा। बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। ओके। उससे बड़ी डिप्रेशन इकोनॉमिस्ट फोरकास्ट कर रहे हैं। इस डिस्टरबेंस के खत्म होने के बाद क्या वर्ल्ड का सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, और क्या नेटो आपको लगता है कि टूट जाएगा, इसका कोई वजूद नहीं नेटो रहेगा? को तो इन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। वो बिल क्लिंटन का जरा आप कल देखें पॉडकास्ट, कहता है कि सबसे बड़ी तबाही जो डोनाल्ड ट्रंप ने करी है वो नेटो सबसे सक्सेसफुल अलायंस थी, इसने नेटो को तबाह कर नहीं, दिया। लेकिन सर कैसे सक्सेसफुल, जब मुश्किल की घड़ी में आपके साथ नहीं आया कोई, नहीं, तो फिर क्या नहीं, बनाएगा? मुश्किल की घड़ी किसने पैदा करी? तो आपने पूछा था उनसे? नहीं, मुश्किल की घड़ी में साथ नहीं आया। डिड यू आस्क देम बिफोर स्टार्टिंग दिस वॉर? अपने दोस्तों को बता के की जाती है कि भैया है, तुम भी तैयार रहो, ये है मेरा क्या जब फंसे support तब ज्यादा ही। वो लड़ाई के पहले कर दिया जाता है। इनने कहा ये चमचे आएंगे, इसने इतनी इंसल्ट करी है। स्कूल मास्टर जैसे वो सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी क्लास लगा दी। अरे साहब, कोई तरतीब, कोई तरीका होता है? अपने ऑफिस में बैठ गया अपनी कुर्सी पे, जैसे क्लास लगाते हैं, इतना ह्यूमिलिएट किया है कि कोई हद होती है बर्दाश्त की। वहां के लोगों ने भी बोला तू जा भाड़ में यार। जितना इसने नुकसान किया, देखिए स्ट्रक्चरली विच वॉज द चीपेस्ट ऑयल एंड गैस फॉर यूरोप? रूस की, जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन। ये इसने बंद कराई। बाइडन ने वो उड़ा दी पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम कि मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इनको मेरे से गैस खरीदनी पड़ेगी। अब ये भी अपना हित हर कोई सोचता है कि भाई मेरे को 5 गुना ज्यादा लगेगी, मेरी तो जो इकोनॉमी मंदी आ रही है वो तबाही पे आ जाएगी। उन्होंने गल्फ से खरीदना शुरू किया, तो गल्फ में लड़ाई कर दी बगैर इनसे पूछे। और फिर बोला तुम आ नहीं रहे हो, तुम आ नहीं रहे हो। दोनों तुमने हमसे पूछा था? नहीं। और आप मतलब अपने हमको अपने बाप का नौकर समझ लिया है। मैं चुटकी बजाऊंगा इधर, चुटकी बजाऊंगा उधर, नाचो। मैं बोलूंगा जंप तो आप बोलेंगे हाउ हाई सर, कितना ऊंचा जंप करूं। तो इज्जत आबरू हर देश की होती है भाई। अब वो भी पुराने देश हैं, काफी सदियों पुराने देश हैं। अब उन्होंने भी बोल दिया है जा भाड़ में। पर ट्रम्प तो कह रहे हैं मुझे क्यूबा के लोग पुकार रहे हैं, 50-70 सालों का इंतजार है, मैं पूरा करूंगा उनका। अब अगला टारगेट क्यूबा है, ग्रीनलैंड है, क्या होगा? अगला टारगेट क्यूबा है। वहां पे साइबर अटैक हो चुका है, वहां पे ब्लॉकेड करने की इसने कोशिश कर दी थी अभी से। और आप लिख के ले लीजिए, जिस दिन ईरान की लड़ाई हो जाएगी, ये पागल इंसान स्टार्क रेविंग मैड ये क्यूबा के ऊपर चढ़ जाएगा, वहां ड्रामे शुरू कर देगा, या ग्रीनलैंड के ऊपर, ताकि एप्स्टीन की फाइलें ऊपर ना आए। कम से कम इन 4 साल जब तक वो राष्ट्रपति। अब जो 3 साल रह गए राष्ट्रपति के, वो कोई ना कोई ड्रामा डिस्ट्रैक्शन करता रहेगा। बात अब ये रही कि कब तक अमेरिका के लोग इसको सहेंगे। सारा दारोमदार अमेरिका की आवाम के ऊपर है। एक 25th अमेंडमेंट भी है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके तहत अगर एक सर्विंग प्रेसिडेंट पागल हो जाए, अच्छा, मानसिक संतुलन खो बैठे, तो आप उसको हटा सकते। उसका चेकअप कौन करवाएगा, कौन करेगा उसका चेकअप? ये अमेरिका के लोगों के हाथ में है। नहीं, कौन हिम्मत करे को, बोलते ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले। तो वही तो बात है। तो वो अब वो देखना है।